ओके, हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 है हमारा साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन। अब देखो बेसिकली क्या होता है, जैसे एक कंपनी है तो एक कंपनी को कितने सारे फॉर्म्स फिल करने होते हैं, ठीक है, कितनी सारी फाइलिंग्स करनी होती है। अब इतने सारे फॉर्म्स है, फाइलिंग्स है और उसमें इतना सारा कंटेंट है, और हम क्या चाहते हैं कि जो भी कंटेंट है वो एकदम ट्रू एंड फेयर हो, उसमें कोई भी एरर्स के या फ्रॉड के कोई भी चांसेस नहीं, ठीक है। तो जो कंपनी कोई भी अपना फॉर्म या फाइलिंग करती है आरओसी में या किसी भी डिपार्टमेंट में, तो बेसिकली क्या होता था पहले कि आरओसी को सारे फॉर्म्स चेक करने पड़ते थे, ठीक है। अब हमें पता है आरओसी भाई कितने बिजी होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, बहुत ज्यादा बर्डन है, डिलेस तो ये वैसे ही करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि ये कंपनी फॉर्म फाइल करके दे रही है हमें और हमें चेक करना पड़ता है, तो हमारा बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है इस चीज में। और दूसरा, गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस काफी बढ़ रहा था, एक एक चीज में गवर्नमेंट चेक करेगी फिर अप्रूव करेगी, तो अप्रूवल में भी काफी टाइम लग जाता था। इसीलिए कंपनीज एक्ट में क्या कंसेप्ट निकाला है, साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन का। इसका मतलब ये है, अगर एक कंपनी कोई भी फॉर्म फिल करके और उसको सबमिट करती है, चाहे वो एमसीए की वेबसाइट पे हो या कैसे भी हो आरओसी के पास में, तो जब वो उस फॉर्म को फिल कर रही है तो जो भी उसमें कंटेंट्स लिखे हुए हैं, तो स्टेप 1 क्या रहता है कि कंपनी के खुद के लोग, जैसे एमडी हो गया या कंपनी का सीएस हो गया या डायरेक्टर हो गया, कंपनी के खुद के लोग तो उसको चेक करते ही हैं और उसको साइन करते हैं कि हमने चेक कर लिया और इसमें जो भी कंटेंट्स है वो हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग बेस्ट है, ट्रू है, फेयर है, तो उनको तो करना ही होता है। इसके अलावा एक ड्यूटी कास्ट की गई है प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के ऊपर, कि कंपनी ने जो भी अपने फॉर्म्स वगैरह फिल करके एक बार चेक करके खुद साइन कर दिया है, तो उसके बाद में जो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल है, वो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल भी क्या काम करेगा, वो पर्सन जो है वो भी उस कंपनी के फॉर्म को चेक करेगा। क्योंकि अब देखो प्रैक्टिसिंग है तो वो इंडिपेंडेंट पर्सन है, हो सकता है ये तो थोड़े लेजी हो जाए, ऊपर ऊपर से चेक करें, इनको अपनी गलतियां नहीं समझ में आया, ये फ्रॉड ही करना चाहते हैं, इसीलिए हमने ड्यूटी लगा दी किसकी, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल की। तो बेसिकली अगर कोई कंपनी कोई भी फॉर्म फिल करके सबमिट कर रही है, तो पहले उसको एक तो खुद के लोगों से साइन करवाना है और दूसरा उसको उस फॉर्म को सर्टिफाई करवाना है। सर्टिफाई किससे करवाना है, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल से उसको उस फॉर्म को सर्टिफाई करवाना है। प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल में कौन कौन आ सकते हैं, सीए, सीएस, सीएमए आ सकते हैं, तो सीएस भी आता ही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब हम कोई फॉर्म प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल से साइन कराएंगे तो एक तो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी और एक क्या होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, क्योंकि अब इसको इतनी चेकिंग नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज ये रिलाय कर सकते हैं प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के ऊपर। और हम कह सकते हैं पीसीएस का ये एक तरीके से वर्क भी बढ़ गया है ना, तो उनका स्कोप इनहांस हो गया। तो इस वाले कंसेप्ट से ये सारे बेसिक एडवांटेजेस है, तो गवर्नमेंट को भी एडवांटेज हो गया, देन प्रोफेशनल को भी एडवांटेज हो गया और कंपनी को भी है कि ठीक है, अब फॉर्म्स वगैरह आप पहले से खुद से सर्टिफाई करके भिजवा दोगे तो वहां पे अप्रूवल्स में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, अगर कोई गलती है तो वो भी आपको पहले ही पता चल जाएगी, ठीक है। तो इसका पूरा जो चैप्टर है वो हमें गिवन है यहाँ पे, तो हम यही पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमने मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन तो देख ही लिया है, इसके बाद में हमें यहाँ पे बहुत सारे सर्टिफिकेशन दे रखे हैं कि एक कंपनी सेक्रेटरी, यानी बेसिकली तीनों के लिए होते हैं, लेकिन क्योंकि हमें स्पेसिफिकली पीसीएस से इंपॉर्टेंट पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए कि कौन कौन से टाइप के ई फॉर्म्स हैं जो कि एक कंपनी को फाइल करने होते हैं, जहां पर वो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल या पीसीएस से क्या करवा सकती है, सर्टिफाई करवा सकती है। तो ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बोला है आपको कि फॉर्म्स के कुछ कुछ नेम गिवन है, तो ये सारे आपको अलग अलग फॉर्म्स गिवन है। देखो इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म्स है अलग अलग, शेयर्स के रिगार्डिंग आपके फॉर्म है, चार्जेस के आपके फॉर्म है, जैसे एसआर के बाद में एमजीटी 14 वगैरह जाता है, डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट डिक्लेरेशन के फॉर्म है, ठीक है, देन रेम्यूनरेशन के, एमएससी डोरमेंट कंपनी वाले फॉर्म है, जनरल फॉर्म्स है, ऑडिटर के फॉर्म है, निधि कंपनी के फॉर्म्स है। तो यहाँ पर आपको ये सारे फॉर्म्स दे रखे हैं, तो ये भी जो भी फॉर्म एक कंपनी सबमिट करती है तो उसमें उसको आइदर सीए से या फिर सीएस से या फिर सीएमए से, जो प्रैक्टिसिंग है, होल टाइम प्रैक्टिस में है, उससे क्या करवाना है, सर्टिफाई करवाना है।
ठीक है। इसके बाद में आपको और भी फॉर्म्स दे रखे हैं, जैसे GNL1 फॉर्म होता है, तो ये GNL जनरल फॉर्म्स है, यानी बेसिकली आपको अलग अलग मैटर्स के लिए अगर अप्रूवल लेने होते हैं तो अप्रूवल के लिए जो आप फॉर्म फाइल करते हो वो GNL फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको सर्टिफाई करवा के देने हैं। डिपॉजिट्स के फॉर्म हैं तो वो भी आपको सर्टिफाई करवा के देने हैं। शेयर होल्डिंग में चेंजेस हुई हैं प्रमोटर्स की या फिर जो टॉप 10 शेयर होल्डर्स हैं, तो उसके लिए MGT10 जा रहा है, उसमें भी आपको सर्टिफाई करवाना है। AOC4, DIR3, तो बेसिकली आपको अलग अलग फॉर्म्स के नाम दे रखे हैं। ठीक है, इन सारे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट MGT7 और MGT8, इसको हम डिटेल में भी पढ़ने वाले, जो अपना एनुअल रिटर्न है, तो एनुअल रिटर्न में भी हम पढ़ेंगे। MGT8 में आपको क्या करवाना होता है, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कुछ कंपनीज में, और MGT7 में क्या होती है, साइनिंग। तो ये सारे फॉर्म्स हैं जहां पर इनका रोल आ जाता है। ठीक है, चलो ये सब तो हो गए कंपनी के। अब कंपनी के अलावा LLP है, तो LLP में भी ऐसे कुछ कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे फॉर्म 2 होता है आपका LLP रूल्स में, फॉर्म 3 हो गया, फॉर्म 4 हो गया, तो अलग अलग LLP के फॉर्म्स हैं जो कि आपको साइन करवाने होते हैं। ठीक है, फॉर्म 3 बेसिकली किससे रिलेट कर रहा है, जो भी आपके चेंजेस हो रहे हैं, आपका जो LLP अग्रीमेंट है वो है। फॉर्म 4 आपका DP में जो भी चेंजेस है वो सब कुछ है। देन आपका फॉर्म 8 है, फॉर्म 8 किसका रहेगा, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। फॉर्म 11 हमारा रहेगा एनुअल रिटर्न्स का। तो ये जितने भी फॉर्म्स हैं इन सबको भी आपको क्या करवाना होता है, सर्टिफाई करवाना होता है। अच्छा, एक यहाँ पे आपको फॉर्म 11 की लिमिट गिवन है, ये आपको अगर याद हो तो हम एग्जीक्यूटिव में पढ़ते हैं LLP वाला चैप्टर में, कि आपको यहाँ पे CS से सर्टिफाई करवाना है अगर आपकी कुछ लिमिट एक्सीड हो रही है, वरना सर्टिफिकेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है एनुअल रिटर्न का। तो वो लिमिट क्या है, अगर आपका कंट्रीब्यूशन एक्सीड कर रहा है 50 लाख रुपीस और आपका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 5 करोड़ रुपीस। तो ये सारे LLP के फॉर्म्स हैं जो LLP को भी CS से या फिर बेसिकली प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल से सर्टिफाई करवाने होते हैं। ठीक है, यानी बेसिकली वो उन सारे फॉर्म्स को चेक करेगा और चेक करके अपना साइन करेगा, क्या बताएगा कि सब कुछ ट्रू एंड फेयर है। देन फॉर्म 15 आपका बेसिकली रजिस्टर्ड ऑफिस का है। तो ये सारे LLP के फॉर्म्स हो गए। देन इसके अलावा अगर कोई कंपनी लिस्टेड है और उसके ऊपर LODR रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो रही हैं, तो आपने LODR में भी पढ़ा होगा, जैसे रेगुलेशन 40 है शेयर्स के ट्रांसफर की, शेयर सर्टिफिकेट्स, कंसोलिडेशन, देन सब डिविजन, इन सब के रिगार्डिंग भी, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, इन सब के रिगार्डिंग भी सर्टिफिकेट्स जो इशू होते हैं, उन सारे सर्टिफिकेट्स को भी एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल जो है वो क्या करता है, साइन। स्पेशली अब यहाँ पे बेसिकली ये बताया 24A, जो आपको याद हो हम पढ़ते हैं सेक्रेटेरियल ऑडिट, तो सेक्रेटेरियल ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो भी कौन बना कर देता है, PCS बना के देता है। 24A में वहां पर भी वो चीज मेंशन्ड है, तो ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं 24A वाला। इसके बाद में अगर आपको याद हो, एक हम पढ़ते हैं एनुअल सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट। ये दोनों ही हमने 12th चैप्टर में भी रीड किया था। ठीक है, कि एक CS दोनों काम कर सकता है, एक तो नॉर्मली पूरी ऑडिट और एक जो सिर्फ LODR के कंप्लायंसेस है वो उसको भी स्टडी कर सकता है। तो वो सब कुछ किस में आ जाएंगे, एनुअल सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट, तो वो भी एक PCS का काम है। तो जो भी रोल ऑफ PCS है वो आपको यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, और इसके अलावा वो क्या इशू करेगा, क्वार्टरली बेसिस पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेट। एंड एक हमने बात की ही थी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। तो बेसिकली हर एक एक्ट में CS के रोल को तो डिस्क्राइब कर ही रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब आप प्री सर्टिफिकेशन करोगे, स्पेशली जो PCS है, तो उसको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, अपना साइन। अब देखो वो सर्टिफाई कर रहा है, मतलब वो क्या बोल रहा है कि मैंने सब कुछ चेक किया है और चेक करने के बाद मुझे पता चला है कि इसके सारे जो कंटेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपको कुछ कुछ चीजों के बारे में बोल रहा है कि आपको पहले ध्यान देना है और उसके बाद ही आप सर्टिफाई करना कि अच्छा सब कुछ ठीक है, क्योंकि अगर आपने गलत सर्टिफाई किया तो आपके ऊपर पेनल्टीज एप्लीकेबल हो जाएंगी, आप मिसकंडक्ट में भी लायबल हो जाओगे। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो ऑब्वियस बात है कि आपके पास पहले सर्टिफिकेशन की अथॉरिटी होनी चाहिए। तो आपको जो बोर्ड है वो या तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करे कि वो आपको वो असाइनमेंट देने वाला है या आपको एंगेजमेंट लेटर दे, कुछ भी, तो आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। फिर आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करोगे, आप उनकी कॉपीज जो है अपने पास में रखना, ताकि अगर लेटर डेट पे मान लो मैनेजमेंट मुकर जाता है तो आपके पास में एक प्रूफ रहेगा। ठीक है, देन जो भी ई फॉर्म को साइन कर रहे हैं ना लोग, तो उनको जो आप है साइन करने के लिए बोलना आपकी प्रेजेंस में, कि आपके सामने वो साइन करें, कहीं साइन फोर्स तो नहीं हो किसी का। ठीक है, एंड देन जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो कंप्लीट होने चाहिए, लेजिबल होने चाहिए, विजिबल होने चाहिए। तो जो बेसिक पॉइंट्स हैं।
ठीक है। देन हमें क्या बोल रहा है, कुछ कुछ डूज है, कुछ कुछ डोंट्स है। सबसे पहले क्या बोला है कि अगर आप एमसी की वेबसाइट पे जाते हो और कोई भी फॉर्म फिल करते हो और मान लो कोई पहली पहली बार वो फॉर्म फिल कर रहा है तो उसको पता नहीं होगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे या कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, तो आपने देखा होगा वहाँ पे इंस्ट्रक्शन किट अवेलेबल होती है, तो आपको पूरे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो जब आप बिगिनर हो तो आप क्या कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन किट जो है वो डाउनलोड कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग्स में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और फिर आपका बिगिनिंग वाला स्टेज पास हो गया, अब आप रूटीन में वो फॉर्म फिल कर रहे हो, तब तो आपको आ ही जाएगा। तो आप फर्स्ट टाइम हम क्या बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन किट फॉलो कर लो। देन आप क्या इंश्योर करो कि आपने ई फॉर्म का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करा है, ऐसे पुराने वाले वर्जन में फॉर्म मत फिल कर देना। देन ई फाइलिंग पे डिन डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर अटैच करना इंपॉर्टेंट है, तो आप चेक कर लेना कि उसमें डिन अटैच्ड है, डीएससी लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है, और ऑल्सो डीएससी रजिस्टर्ड है या एक्सपायर हो चुका है, एक्सपायर्ड वाला नहीं लगेगा, तो डीएससी भी चेक करना है आपको। इसके अलावा आपको क्या चेक करना है, कंपनी का मास्टर डेटा, जो भी आप डॉक्यूमेंट फिल कर रहे हो या अटैच कर रहे हो, कंपनी का पूरा डेटा आप एमसी की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, कंपनी से खुद से भी डिटेल लेकर चेक कर सकते हो। देन वही है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है पेज नंबर होने चाहिए, पर्टिकुलरली सिक्वेंशियल ऑर्डर में अटैच होने चाहिए, तो बेसिक चीज है। देन क्या बोला है आपको, ऐसे नहीं है कि एकदम ड्यू डेट पे वेट करते रहो, क्योंकि हमें पता है ना कि एमसीए की साइट क्रैश हो जाती है, इतने सारे लोग एंड पे ही काम कर रहे हैं, तो आप लास्ट डेट के लिए वेट मत करो, आप क्या करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म को फाइल करो। फिर क्या बोला है भाई, जल्दबाजी नहीं करनी है, फॉर्म्स को हरी में फिल नहीं करना है, अच्छे से पढ़ के उसको फिल करो, डॉक्यूमेंट वगैरह लगाओ, क्योंकि अगर एक बार एरर हो गया तो अगेन आपकी फीस वापस लगेगी। ठीक है। देन इसके बाद में क्या बोला है कि आप फीस पेमेंट करना मत भूल जाना। आपने फॉर्म तो पूरा फिल करके रख दिया है, लेकिन आपने फीस पेमेंट नहीं करी है, और उसके बाद में अगर आपने फीस ही नहीं दी तो फिर वो फॉर्म का कोई सेंस ही नहीं बनता है अगर एक्सपायरी डेट आ जाती है तो। देन क्या बोला है, आप ट्रैक रखो कि कब आपको कौन कौन सा फॉर्म फाइल करना है, तो आपको इवेंट्स पता होंगे और आपकी ड्यू डेट नहीं निकल जाएगी, तो फिर वही लेट फीस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है। देन इसके बाद में क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे साइज आता है कि आप इतने साइज तक का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, तो वो बेसिक चीजें ध्यान रख लेना। ठीक है। इसके अलावा जैसे कुछ कुछ फॉर्म्स होते हैं तो वहाँ पे प्री फिल का ऑप्शन होता है कि मान लो कुछ चीजें जो है वो पहले से ही ऑटोमेटिकली सेव होती है सिस्टम में, तो प्री फिल हो जाएंगे। देन सबमिट करने से पहले आप चेक या प्री स्क्रूटिनी कर सकते हो कि कुछ चीज रहे तो नहीं गई, कुछ गलत तो नहीं है, तो वो सब बेसिक्स डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कॉमन एरर्स। अब देखो ऊपर हमने क्या बात की थी, डूज एंड डोंट्स, तो अब अगर आपने वो ऊपर वाले पॉइंट्स को नहीं माना तो फिर आपके एरर्स ही तो आएंगे और क्या आएगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या बता रहा है कि कौन कौन से एरर्स आपके आ सकते हैं, किसमें, ई फाइलिंग में। तो अब देखो डीएससी जो है वो आपका रजिस्टर्ड नहीं, जो मैंने बात करी एक्सपायर हो गया है। देन आपने पेमेंट जो है वो टाइमली नहीं किया, आपने साइज ऑफ द फॉर्म एक्सेस होगी जितना चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए, जैसे पीडीएफ तो आपने पीडीएफ नहीं लगाया, कोई और फाइल एक्सटेंशन में लगा दिया। ठीक है। देन आपने आउटडेटेड वर्जन यूज किया, इसके बाद में प्रॉपर चेकिंग नहीं की है, डिन नहीं लगाया, या फिर आपने जो अडोबी या फिर जावा का जिसमें फॉर्म हम डाउनलोड कर सकते हैं वो पुराना वर्जन यूज कर लिया। तो इस तरीके से अगर आपने कुछ काम किया है जो डोंट्स वाला आपने कर लिया तो एरर्स हो जाएंगे। चलो अब इसके बाद में क्या बोला है, प्रिपरेशन बिफोर सर्टिफिकेशन ने वही वाली चीज बोली है कि उसको क्या क्या बातें पहले ध्यान रखनी है, तो ये हम देख चुके हैं। एंगेजमेंट लेटर आप ले लेना, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसकी, कंपनी के पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप उसकी कॉपी अपने पास मेंटेन कर लेना। ठीक है। इसके बाद में वही है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेजिबल हैं, विजिबल है। देन जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास में उनको क्रॉस वेरीफाई कर लो कंपनी के रिकॉर्ड्स से। ठीक है। ये आपको सब कुछ चेक करना है, डीएससी अटैच है या नहीं है, सब कुछ चेक करना है। तो ये तो रिपीटेड टॉपिक ही है। अब देखो ये बेसिकली क्या बोल रहा है यहाँ पे, रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेशन। अब हम बात करते हैं ना कि हम जो भी काम कर रहे हैं, यानी एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल जो भी काम कर रहा है, तो उसको जो भी इसने अटेस्टेशन सर्विसेज दी है या सर्टिफिकेशन सर्विसेज दी है, उसका वो क्या मेंटेन करके रखेगा, रजिस्टर मेंटेन करके रखेगा। तो अब कौन सी सर्विसेज है ये हम बहुत चैप्टर्स में देख चुके हैं। चैप्टर नंबर 12 जो अपना बिगिनिंग वाला चैप्टर था, उसमें एक टॉपिक था ना कम्युनिकेशन टू प्रीवियस ऑडिटर, वहां पे हमने बात कर ली थी कि ये सारे जो सर्विसेज हैं, ऑडिट एंड अटेस्टेशन, जो कि एक पीसीएस परफॉर्म करता है। तो ये सारे सर्विसेज आप एक बार पढ़ लो, वो हर चैप्टर में वही है,
MGT 7, MGT 8, देन ऑडिट रिपोर्ट जो आप इशू करते हो कंपनीज एक्ट में अलग होती है, LODR का रेगुलेशन 24A अलग होता है, इंटरनल ऑडिट कर सकते हो, देन DD कर सकते हो आप बैंक्स वगैरह में, ठीक है। इसके अलावा आप सेबी LODR के कंसर्न में सर्टिफिकेट इशू कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हमने वहां देखे थे वो वही चीज है। तो इन सब का क्या बोला है कि CS जो भी काम कर रहा है आपके पास में एक तो रिकॉर्ड और एज अ एविडेंस ये सब चीजें पहले से होनी चाहिए मेंटेन्ड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न। ये काफी इंपॉर्टेंट है। साइनिंग के लिए क्या फॉर्म है MGT 7 एंड सर्टिफिकेशन के लिए क्या फॉर्म है MGT 8। तो साइनिंग तो कौन परफॉर्म करेंगे, कंपनी के लोग, ठीक है। अब देखो एनुअल रिटर्न है तो उसे पूरी कंपनी ने पूरे साल जो भी काम करा है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। और अगर यहाँ पे उन्होंने गलत सर्टिफाई कर दिया, किसने, एक CS ने, तो सिचुएशन में उसके ऊपर कंपनीज एक्ट में भी लायबिलिटी आएगी और एज वेल एज वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में भी फॉल करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, जब वो क्या कर रहा है, सर्टिफाई या साइनिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो टॉपिक्स हैं, एक है हमारा साइनिंग और एक है हमारा सर्टिफिकेशन। अब साइनिंग कौन करता है, अभी हमने बात की कि जो कंपनी के लोग हैं वही साइन करते हैं। अब उसमें से भी कौन कौन साइन करता है उसके लिए हमें यहाँ पे प्रोविजन गिवन है MGT 7 का और MGT 8 का। एक सेकेंड, देखो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं MGT 7 के बारे में। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो MGT 7 है जिसमें आप एनुअल रिटर्न को साइन कर रहे हो, तो वो साइन करने के लिए आपको दो लोग चाहिए। आपको चाहिए एक तो कंपनी का डायरेक्टर और आपको चाहिए कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। और मतलब एंड, इंग्लिश वाला एंड है और हिंदी वाला वो और था, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी आपको चाहिए साइनिंग के लिए, लेकिन हमें पता है हर कंपनी में CS हो मैंडेटरी नहीं है बिकॉज ऑफ 10 करोड़ की लिमिट्स है। तो वहां पे क्या बोला है, अगर किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तब आप किससे कराओगे, PCS से। वापस से सुन लो, एक कंपनी में MGT 7 फॉर्म जाता है बेसिकली जिसमें एनुअल रिटर्न की साइनिंग वगैरह होती है, तो उस कंपनी में उस कंपनी का डायरेक्टर साइन करेगा एंड उस कंपनी का CS इन एम्प्लॉयमेंट साइन करेगा। लेकिन अगर किसी कंपनी में, क्योंकि वो लिमिट में फॉल नहीं कर रही है, तो CS नहीं है अगर एम्प्लॉयमेंट वाला, तब आप किससे साइन करवाओगे, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से। तो अभी हम देख रहे हैं ना MGT 7 और MGT 8 बार बार आ रहा है PCS के कंसर्न में। तो PCS से आप तभी करवाओगे जब आपकी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट वाला CS नहीं है। अगर आपकी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट वाला CS है तो MGT 7 में PCS नहीं आएगा, ओनली MGT 8 में आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। इसीलिए जो ऊपर हमने इतने टॉपिक्स पढ़े वहां पे दोनों चीजें मेंशन हो रही हैं, तो याद रखना कि PCS से आप करवाओगे अगर कंपनी का CS इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। इसके बाद में क्या बोला है, एक्सेप्शंस है। हम देखते हैं 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी, क्योंकि छोटी कंपनीज है तो वहां पर क्या बोला है, वहां पर एंड नहीं, वहां पर और है। दैट मीन्स वहां पर जो साइन है आप आइदर डायरेक्टर से करवा लो, ठीक है, और CS। अब देखो वहां पे क्योंकि वो छोटी कंपनीज है तो वहां पे चांसेस जो है वो बहुत ही कम होते हैं कि वहां पे आपने CS अपॉइंट किया होगा। तो CS अपॉइंटेड है तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दोगे, CS को ही दोगे। लेकिन अगर उस कंपनी में CS नहीं है तो आप किससे साइन करवा लो, उस कंपनी के डायरेक्टर। दैट मीन्स OPC और स्मॉल कंपनी के केस में PCS की इन्वॉल्वमेंट या PCS की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है। तो क्या बोला, OPC और स्मॉल कंपनी के केस में अगर CS इन एम्प्लॉयमेंट है तो उससे करवा लो, अगर CS इन एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो डायरेक्टर से करा लो। यानी नॉर्मली यहाँ पे एंड था ना, इसके केस में यहाँ पे क्या है, और है। ये बात समझ में आ गई। तो MGT 7 में हमने दो पढ़ लिए, एक तो नॉर्मल कंपनी और इसके अलावा जो एक है हमारी OPC और स्मॉल कंपनी। इसके बाद में क्या बोला है कि जब एक PCS साइनिंग कर रहा होगा या जो डायरेक्टर है या हम कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट वाला, मतलब बेसिकली जो भी MGT 7 को साइन कर रहा है तो वो क्या बताएगा कि जो भी उसमें फैक्ट्स लिखे हुए हैं वो सारे ट्रू हैं, करेक्ट है, एडिक्वेट है, फेयर है, ये सब बताएगा, ठीक है। और वो क्या बताएगा कि क्या कंपनी ने प्रॉपर डिस्क्लोजर्स वगैरह किए हैं या नहीं किए, वो सब कुछ बताएगा। इसके अलावा वो और क्या बताएगा कि अगर ये है ना, यहाँ पर आएगा,
अगर प्राइवेट कंपनी है तो देखो हमें पता है प्राइवेट कंपनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं? शेयर्स के ट्रांसफरेबिलिटी पे, और एक प्रोहिबिशन भी होता है कि वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो उस केस में वो ये भी बताएगा कि जो दोनों कंडीशन एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो रही है वो भी उसने मानी है। और ऑल्सो प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम मेंबर्स कितने ही हो सकते हैं? 200 ही हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या बोला है आपको, वो भी बता रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 200 ही मेंबर्स है। तो प्राइवेट कंपनी ने सारे कंप्लायंसेस किए हैं वो भी बताना है, पब्लिक ने सब कंप्लायंसेस किए हैं आपको वो भी बताना है। तो जो भी साइन कर रहा है बेसिकली उसको ये सब कुछ बताना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या देना है, ये सब चीजों के बारे में डिक्लेरेशन देना है। इसके अलावा क्या बताओगे कि हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन चेक की है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल है, कुछ भी चीज मिस नहीं हुई है, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट है, सारे एक्ट के कंप्लायंसेस किए गए हैं। तो ये सब चीजें आपको बतानी है, ठीक है। तो साइनिंग के जो कोई रिक्वायरमेंट हमने बात की थी स्मॉल कंपनी ओपीसी की, वो आपको यहाँ पर गिवन है। तो ये पूरा क्या हो गया, साइनिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न MGT 8। जैसे अभी हमने बात की है कोई भी डॉक्यूमेंट है तो पहले हम उसको कंपनी के लोगों को बोलते हैं कि तुम चेक करो और तुम उस पर साइन करो, और फिर हम एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल को बोलते हैं कि तुम चेक करो वापस से और फिर साइन करो। तो इससे क्या होगा, डबल चेक, कि कंपनी के लोगों ने तो उसको साइन कर ही लिया और इसके अलावा और किसने साइन कर लिया, जो बाकी के रिमेनिंग प्रोफेशनल पर्सन है वो इंडिपेंडेंट होगा तो उसने भी साइन कर लिया वापस से, ठीक है, चेक करने के बाद। तो उसको हम बोलेंगे सर्टिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो एनुअल रिटर्न है वो हमेशा, यानी हमेशा लाइक ऑल टाइम्स पे सर्टिफाई हो जरूरी नहीं है। ये जो है सर्टिफाई तभी होगी जब एक कंपनी लिमिट में फॉल कर रही है, ठीक है, या फिर एक कंपनी लिस्टेड कंपनी है। तो क्या बोला, एनुअल रिटर्न ऑफ अ लिस्टेड कंपनी या फिर एक ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 10 करोड़ और मोर, या फिर टर्नओवर कितना है 50 करोड़ और मोर। दैट मीन्स, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसको लर्न कर लेना, दैट मीन्स या तो लिस्टेड कंपनी या कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा या टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा। तो उसके लिए ही कंपलसरी रिक्वायरमेंट है किस चीज की, MGT 8 की। बेसिकली अगर इससे लिमिट से बिलो कोई कंपनी है तो वो सिर्फ MGT 7 वाला काम करेगी, सर्टिफिकेशन उसके लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक। और यहाँ पे सर्टिफाई करवाना किससे है, PCS से ही करवाना है, CA वगैरह से मत करवाना, PCS ही करेगा। यहाँ पे फॉर्म नंबर याद रख लेना, MGT 8 है। हाँ, तो अब जो वो सर्टिफाई करेगा तो उस टाइम पे उसको क्या क्या बातें चेक करनी है, वही जो बेसिकली हमने साइनिंग में रीड किया था। देखो सबसे पहले उसको क्या चेक करना है कि अगेन इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, ट्रू है, फेयर है, एक्ट कंप्लायंसेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, प्रॉपर फॉर्म फाइलिंग हुई है नहीं हुई, रजिस्टर रिकॉर्ड्स मेंटेन हुए हैं नहीं हुए हैं। तो ये जो बेसिक चीजें हैं वो सब कुछ उसको चेक करनी है, ठीक है। मतलब कंपनीज एक्ट में जो भी चीजें एनुअल रिटर्न में इंक्लूड होती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें उसको चेक करनी है। तो यहाँ पर एकदम प्रॉपर लिस्ट दे रखी है कि ये सब चीजें जो है वो इंक्लूड होंगी और ये सब चीजों को आपको क्या करना है, चेक करना है। तो इनमें से 18 पॉइंट्स है, कोई से भी 8-10 पॉइंट्स आप एक बार देख लेना। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट प्रोफेशनल्स फॉर साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन। एक बात बताओ, जैसे हमने बात की कि MGT 7 में अगर एक कंपनी में एम्प्लॉयमेंट वाला CS नहीं है तो क्या आपको उस सिचुएशन में साइनिंग करवानी ही नहीं है CS से? नहीं, आपको किससे करवानी है, PCS से साइन करवानी है। अब मान लो किसी कंपनी में उसने PCS से ही साइन करवाया मिस्टर A से, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वाला CS नहीं था। अब वो कंपनी के ऊपर MGT 8 वाली भी लिमिट्स एप्लीकेबल हो रही हैं। तो कंपनी क्या सोच रही है, क्या कर लेते हैं हम लोग, मिस्टर A को ही बोल देते हैं कि वो ही MGT 8 में सर्टिफिकेशन भी कर ले। दैट मीन्स साइनिंग और सर्टिफिकेशन दोनों के लिए कंपनी क्या बोल रही है, मिस्टर A को ही बोल रही है। तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट ने इस चीज को मना तो नहीं कर रखा, ऐसा नहीं बोल रखा कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन कंपनीज एक्ट सजेस्ट क्या करता है कि आप है ना क्या काम करो, सेम बंदे से साइनिंग और सर्टिफिकेशन मत कराओ, क्योंकि इसको क्या लगेगा कि मैंने एक बार चेक कर लिया ना, अब वही चीज को वापस क्या चेक करूं। तो जब वो MGT 8 में सर्टिफाई कर रहा होगा तो वापस प्रॉपर चेक नहीं करेगा, या वो अगर चेक करेगा भी तो इतना डिटेल में चेक नहीं करेगा। उसको क्या लगेगा, एक बार कर लिया ना 7 में बहुत है। लेकिन वही अगर यहाँ पे मिस्टर B आएगा तो वो तो वापस से पूरा चेक करेगा। तो इसीलिए हमारा पर्पस ही क्या, सर्टिफिकेशन का डबल वेरिफिकेशन, राइट। तो अगर आप एक ही बंदे से करवाते हो तो फिर वो डबल वेरिफिकेशन जो है वो ठीक है, ऑन पेपर्स आपको दिख रहा है, पर एक्चुअल में बंदा तो एक ही है ना, तो वो हो सकता है थोड़ा सा लिमिटेड हो जाए। इसीलिए सजेस्टेड क्या है कि आप जो है वो दोनों अलग अलग पर्सन से करवा लो, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर एक कंपनी एनुअल रिटर्न को फाइल नहीं करती है तो क्या उसका ऑफेंस कंपाउंडेबल है। दैट मीन्स क्या वो एक्सेप्ट कर सकती है और एक्सेप्ट करने के बाद में वो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है कि हाँ हमारे ऊपर पेनल्टी लगा दो और प्रोसिक्यूशन से बच सकती है क्या। तो बोला है हाँ बिल्कुल ये वाला ऑफेंस क्या है, कंपाउंडेबल है, क्योंकि यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट नहीं है। तो आपको यहाँ पे पेनल्टीज दे रखी है कि कंपनी के ऊपर और जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उनके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। कितने रुपए की, 10,000 रुपीज की पेनल्टी यहाँ पर एप्लीकेबल है। और अगर ये ऑफेंस कंटिन्यू चलता रहा तो 100 रुपए पर डे जब तक ये ऑफेंस चल रहा है। और मैक्सिमम कितना है, अगर कंपनी है तो उसकी मैक्सिमम कितनी है, 2 लाख रुपीज। और अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट है तो उसकी मैक्सिमम कितनी है, 50,000 रुपीज। तो ये पेनल्टी आपको लर्न करनी है और आपको ये भी लर्न करना है कि जो ऑफेंस है वो कंपाउंडेबल है। ठीक, अब देखो क्या बोला, हम लोग क्या करते हैं, अगर एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुई है तो क्या आपको AR फाइल करनी है या नहीं करनी है। तो बेसिकली क्या बोला है, बिल्कुल आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। देखो नॉर्मली क्या होता है, AGM होने के विदिन 60 डेज में आपको क्या करनी होती है, एनुअल रिटर्न की फाइलिंग करनी होती है। लेकिन अगर AGM हुई नहीं है तो क्या बोल रहे हैं कि आप फाइल ही नहीं करोगे क्या, नहीं। AGM नहीं हुई है तो आप क्या लिख लो, ड्यू डेट, यानी लास्ट डेट ऑन विच AGM शुड हैव बीन हेल्ड, जिस पे AGM हो जानी चाहिए थी वो लास्ट डेट देख लो, उस लास्ट डेट 60 डेज काउंट कर लो और उसमें आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि AGM नहीं हुई तो आप इसको एज एन एक्सक्यूज यूज कर सकते हो कि अच्छा अब हम एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं करेंगे। तो नहीं, आपको वो फाइलिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलो ये तो हमने देख लिया। अब ऊपर 2 से 3 टॉपिक्स हैं जो कि इसके रिगार्डिंग ही हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो आपका एनुअल रिटर्न का आप साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन कर रहे हो, तो जब एक प्रैक्टिसिंग CS आएगा तो हम लोग क्या बात करते हैं, ऑडिट की भी बात करते हैं। तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप 100% एग्जामिनेशन कर पाओ ऑडिट में, नहीं ना। तो सिमिलरली वैसे आप एनुअल रिटर्न में भी 100% एग्जामिनेशन तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको कम टाइम में चेकिंग करनी है और इतने सारे ट्रांजैक्शंस हैं। तो ऑब्वियस ही बात है आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, सैम्पलिंग करना पड़ेगा। तो जैसे आप ऑडिट में सैम्पलिंग करते हो वैसे ही आप यहाँ पर भी क्या करोगे, सैम्पलिंग करोगे। तो इसीलिए क्या बोल रहा है कि डिटेल स्क्रूटिनी जो है, यानी 100% चेकिंग तो पॉसिबल नहीं है, आपको सैम्पलिंग तो करना ही पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला है कि आप कौन कौन सी बातें ध्यान में रखो सैंपल लेते टाइम। तो प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी, यानी इंपॉर्टेंट चीज है उनको ध्यान में रखो। ठीक है, देन क्या बोला है, हाई रिस्क एरियाज जो हैं उनको ध्यान में रखो। इसके अलावा कुछ कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनका इनहेरेंट रिस्क काफी हाई है, उनको ध्यान में रखो। तो ये आपको बेसिक चीजें बता दी है कि ये सब चीजें आप ध्यान में रखना। और इसके बाद जो आपका ओपिनियन है वो या तो क्या आ जाएगा, एकदम प्रॉपर क्लीन रिपोर्ट, या फिर आपका रिजर्वेशन क्वालिफिकेशन, दैट मीन्स जो मॉडिफाइड ओपिनियन है, एडवर्स है या डिस्क्लेमर है। तो वो जो भी ओपिनियन हमने वहां पढ़े थे वो आपके ओपिनियंस यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो जैसा भी आपको लग रहा है वैसा आप क्या फॉर्म कर लो, ओपिनियन फॉर्म कर लो। तो ये 2 टॉपिक्स हमारे इसके थे। चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सर्टिफिकेशन, यानी जो एक CS है वो एनुअल रिटर्न तो करता ही है, लेकिन वो एक और सर्टिफिकेट देता है सेबी रेगुलेशंस के अंदर, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रेगुलेशन में जो सर्टिफिकेशन है कि आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रेगुलेशन जो एप्लीकेबल हो रही है, जो हम CG के पार्ट A में पढ़ते हैं, ठीक है, 17, 18, 19 जो कमिटीज वाली हैं, बोर्ड वाली हैं, वो सब वो आपने मानी या नहीं मानी है, तो ये वाला सर्टिफिकेशन आपको बोर्ड को देना है। बोर्ड यहाँ पे कौन है, सेबी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है, सेबी को आपको देना है। ठीक है, और सेबी ने बोल रखा है कि रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज को ये सर्टिफिकेशन फाइल होगा। डायरेक्शन किसने दी है, सेबी ने, और फाइलिंग किसको करनी है आपको, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को। और कितने टाइम में फाइल करना है आपको, विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ क्वार्टर। ठीक है, तो सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको स्टॉक एक्सचेंज को फाइलिंग करनी है कितने टाइम में, विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ क्वार्टर। चलो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, ऑब्लिगेशंस एंड पेनल प्रोविजंस। अब देखो क्या हो सकता है कि एनुअल रिटर्न को उसको साइनिंग और सर्टिफाई करना है, वो बंदा बिजी है, उसने आंख बंद करके चेकिंग करा या सैंपल प्रॉपर नहीं लिया, तो छोड़ देंगे क्या, नहीं, उसको छोड़ना नहीं है, उसके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी एप्लीकेबल होगी। तो सबसे पहले तो क्या बोला कि अगर एक कंपनी सेक्रेटरी गलत रिपोर्ट को सर्टिफाई कर रहा है, गलत रिटर्न को सर्टिफाई कर रहा है, और स्पेशली एनुअल रिटर्न की अगर हम लोग बात करें तो उसके ऊपर कितनी पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी,
2 लाख रुपीस की पेनल्टी उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। और साथ ही साथ उसके ऊपर सेक्शन 447 एंड 448 जो हम लोग पढ़ते हैं, फ्रॉड वाले सेक्शन जो हमने पार्ट बी में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, उन सेक्शन में जो भी पेनल्टीज है वो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट ने पेनल्टी दे रखी है। इसके अलावा CS एक्ट ने भी उसके ऊपर पेनल्टीज प्रिस्क्राइब कर रखी है अंडर प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट। तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि उसके ऊपर एक्शन लिए जाएंगे, या तो वो फर्स्ट शेड्यूल में आएगा या फिर वो सेकेंड शेड्यूल में आएगा। ठीक है, तो अगर फर्स्ट शेड्यूल में आया है तो उसका ये पनिशमेंट है, सेकेंड शेड्यूल में आया तो उसका ये पनिशमेंट है। ठीक है, ये अभी हम डिटेल में बात कर लेंगे जब हम मिसकंडक्ट पढ़ने वाले हैं। चलो, अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट अंडर CS एक्ट। ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट है, दैट इज अंडर CS एक्ट। ठीक है, चलो सबसे पहले हमें पता है कि 2 शेड्यूल्स होते हैं, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। तो जो अपना शेड्यूल 1 है वो किससे रिलेट करता है, ऐसे ऑफेंसेस से जो ऑफेंसेस कैसे होते हैं, थोड़े से कम सीरियस होते हैं। और शेड्यूल 2 रिलेट करता है ऐसे ऑफेंसेस से जो ज्यादा सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हैं। फाइन, तो 2 हमारे हो गए शेड्यूल्स। अब बेसिकली जो हम शेड्यूल 1 देखने वाले हैं विच इज लेस सीरियस, उसमें 4 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो जो अपने बिगिनिंग के 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, 2 एंड 3, वो किससे रिलेट करते हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से। और जो पार्ट 4 है दैट इज अदर मिसकंडक्ट। ठीक है, देन जो अपना पार्ट 1 है इट इज एप्लीकेबल टू प्रैक्टिसिंग CS, पार्ट 2 है एप्लीकेबल टू CS इन एम्प्लॉयमेंट, 3 और 4 दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, और क्लॉजेस कैसे हैं, पार्ट 1 में 11 है, पार्ट 2 में 2 क्लॉजेस हैं, देन पार्ट 3 में 3 क्लॉजेस हैं और पार्ट 4 में 2 क्लॉजेस है। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 18 क्लॉजेस हो गए शेड्यूल 1 के। तो इस तरीके से आप चार्ट के फॉर्मेट में लर्न करना तो बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। अगर हम बात कर ले हमारे सेकंड शेड्यूल की, तो वो ज्यादा सीरियस नेचर के हैं। इसमें 3 ही पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 किससे डील करते हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से, और पार्ट 3 किससे डील करता है, अदर मिसकंडक्ट से। ठीक है, पार्ट 1 किस पे एप्लीकेबल है, PCS के ऊपर एप्लीकेबल है। यहाँ पर सर्विस वाले जो एम्प्लॉयमेंट वाले हैं उनके ऊपर अलग से कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। और पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों पे एप्लीकेबल है। ठीक है, और क्लॉजेस कैसे हैं, 10, 4 एंड 1। तो यहाँ पर टोटल 15 क्लॉजेस है, फर्स्ट वाले में टोटल 18 क्लॉजेस हैं, तो टोटल हमारे हो गए 33 क्लॉजेस। अब हम एक बार जल्दी से पनिशमेंट देख लेते हैं। अब ऑब्वियसली शेड्यूल 1 है तो उसकी पनिशमेंट थोड़ी सी कम है और शेड्यूल 2 की पनिशमेंट थोड़ी सी ज्यादा है। तो फर्स्ट तो क्या है, रेप्रिमेंड। रेप्रिमेंड क्या होता है भाई, डांट लगा देना, चिल्ला देना उसके ऊपर, पागल है क्या, ऐसे कैसे काम कर लिया, तो थोड़ा सा उसको सुना देना। तो वो डांट फटकार वाली चीज क्या होती है, रेप्रिमेंड। ठीक है, सेकेंड, उसका नाम आप रिमूव कर सकते हो रजिस्टर ऑफ CS में से, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से, कितने पीरियड तक, मैक्सिमम 3 महीने के लिए। ठीक है, और आप उसके ऊपर फाइन भी लगा सकते हो, और जो फाइन की वैल्यू है मैक्सिमम, वो वैल्यू कितनी रहेगी, एक्सटेंड टू ₹1 लाख। ठीक, और अगर हम लोग बात करें अपना सेकेंड शेड्यूल, तो वहां पर देखो रेप्रिमेंड तो वही है, सुनाने में तो सबको मजा ही आता है, तो रेप्रिमेंड तो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा आपका नेम परमानेंटली भी रिमूव किया जा सकता है, या जैसा भी उनको ठीक लगेगा कमेटी को वैसे। और इसके अलावा आपके ऊपर जो फाइन एप्लीकेबल होगा, वो फाइन जो है वो कितने तक मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है, वो 5 लाख रुपीस तक मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है। फाइन, तो ये हमें बेसिकली दोनों मैटर्स दे रखे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आप याद रखना कि जो फर्स्ट शेड्यूल के मैटर्स हैं उनको डील करने की अथॉरिटी किसके पास में है, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ICSI में। और जो सेकेंड शेड्यूल वाले हैं उनकी अथॉरिटी किसके पास में है, डिसिप्लिनरी कमेटी के पास में। ठीक है, चलो अब हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं अपना शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, जितने भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल है। और याद है ना, इसमें 11 क्लॉजेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब गलत है। देखो बिल्कुल जो हेडिंग है रेड वाली, PCS लायबल है अगर वो ये सारे काम कर रहा है, तो वो हेडिंग याद रखना, क्योंकि यहाँ पे सब लोग उल्टा लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे सब गलत है कि अगर वो ये सारे काम करेगा तो वो लायबल होगा। तो ये चीज याद रखना है, इसे उल्टा मत समझ लेना कि अच्छा ये सब करेगा तो अलाउड है, नहीं। जो भी क्लॉजेस में लिखा हुआ है उसकी लैंग्वेज कैसी है कि अगर PCS ने ये सब काम किए हैं तो PCS लायबल माना जाएगा। चलो क्लॉज 1 देखो क्या हो रहा है,
अगर एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी क्या कर रहा है, किसी दूसरे पर्सन को अलाउ कर रहा है कि तू मेरा नाम यूज कर ले, काम तू कर लेना, और जब तेरे से कोई पूछे तो तू मेरा नाम यूज कर देना कि हाँ मैं इसके अंडर में काम कर रहा हूँ, या मुझे इसने ऑथराइज करा है, या मेरा नाम लगा देना कि मैंने करा है ये काम, ठीक है। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो क्या? आप किसी को भी अपना नेम लैंडिंग कर सकते हो क्या? नहीं, लेकिन एक्सेप्शंस हैं। अगर कोई पर्सन प्रैक्टिसिंग सीएस है और आपका पार्टनर है या आपका एम्प्लॉय है, तो वो तो काम कर ही सकता है ना, क्योंकि वो तो आपके लिए काम कर रहा है, आपके साथ ही काम कर रहा है, तो वो आपका नाम यूज कर सकता है। लेकिन इनके अलावा कोई रैंडम पर्सन का आप अलाउ कर दोगे क्या? नहीं करोगे, ठीक है। देन आता है अपना क्लॉज नंबर सेकेंड, जो अपना क्लॉज 2 है। उसमें क्या बोला है, अगर एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, उसको जो फीस मिल रही है या उसको जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, वो अपनी फीस या अपने प्रॉफिट में से डायवर्जन कर रहा है कि जितना पैसा आएगा 40% जो है वो तू रखना और 60% मैं रखूं, तो अपने फीस में से आपने ऐसा डायवर्जन नहीं करना है, ठीक है। हम मान सकते हैं कि ये ब्राइब वगैरह तो नहीं है, तो इसीलिए क्या बोला है, जो आपकी फीस है वो आप ऐसे किसी को भी नहीं दे सकते हो, कमीशन बोल के, ब्रोकरेज बोल के, या शेयरिंग बोल दिया, 40-60 रेशो बोल दिया, ऐसा करके आपको नहीं देना है किसी को भी, आपका पैसा आपका ही है। अब यहाँ पे लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। अब जैसे होता ही है ना कि लोग मिलकर काम कर रहे हैं, मान लो पार्टनर है, अब कोई काम आप दोनों ने किया तो आप पार्टनर को तो दोगे, कोई दूसरा सीएस है आपने मिलकर काम किया है उसको आप दोगे, आपका रिटायर्ड पार्टनर है तो उसका भी नेम एडेड है फॉर्म में, तो उसके साथ भी आपका अग्रीमेंट हो सकता है कि उसको भी शेयर दिया जाएगा, ठीक है। कोई पार्टनर की डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आपको शेयर दे सकते हो। इसके अलावा मेंबर ऑफ एनी प्रोफेशनल बॉडी, जैसे सीए है, सीएमए है, इनके साथ में अगर आपने मिलकर कोई काम करा तो उनको, तो एक्सेप्शनल वालों को दे सकते हो, बिकॉज क्या अज्यूम करते हैं इंस्टीट्यूट की ये सब लोग साथ में काम करते हैं तो इनका शेयरिंग अलाउड है। इनके अलावा आप किसी को नहीं दोगे, क्योंकि फिर हम वो गलत इंटेंशन में ले जाते हैं, वो ब्राइब या ऐसा कुछ तो नहीं है, ठीक है। नाउ जो क्लॉज 3 है वो एकदम ऑपोजिट है। क्लॉज 2 में एक सीएस दे रहा था अपना शेयर किसी को, क्लॉज 3 में किसी और का शेयर वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है किसी और का शेयर, किसी और के शेयर में से कमीशन, वो सब भी नहीं करना है। लेकिन एक्सेप्शन वाले लोग जो अपने क्लॉज नंबर 2 में थे, एक्सेप्शन वालों से तो आप एक्सेप्ट कर ही सकते हो, ठीक है। तो एक्सेप्शन अलाउड है वरना अलाउड नहीं है। तो अपने 3 क्लॉजेस हो गए। क्लॉज नंबर 1 क्या था, नेम लैंडिंग, आप नहीं अलाउ करोगे। क्लॉज नंबर 2 आप अपने शेयर में से किसी को और को नहीं दोगे, और क्लॉज नंबर 3 किसी और के शेयर में से आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, पर एक्सेप्शंस है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्लॉज नंबर 4, आप किसी के साथ में पार्टनरशिप भी नहीं कर सकते भाई, सीएस हो अकेले काम करो, ठीक है, चाहे इंडिया में चाहे आउटसाइड इंडिया में। लेकिन अगेन कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब एक सीएस है तो वो किसी और दूसरे सीएस के साथ मिलकर, पार्टनर्स तो अलाउड ही है ना, तो तुम याद रखो एक्सेप्शन वाले वही है जो हमारे लोग हैं, पीसीएस हो गए या सीए हो गए या ऐसे सब प्रोफेशनल बॉडी वाले लोग हो गए, तो या तो वो पीसीएस है तब आप पार्टनरशिप कर सकते हो, या वो किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है तब आप पार्टनरशिप कर सकते हो। अब देखो ये प्रोफेशनल बॉडी में कौन कौन अलाउ करते हैं, जहां पर भी प्रोफेशनल बॉडी टर्म आ रहा है ना, सीए आ जाएंगे, अदरवाइज सीएस आ जाएंगे, सीएमए आ जाएंगे, आर्किटेक्ट, एमबीए, लॉयर, एक्चुअरीज भी होते हैं तो एक्चुअरीज भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये अदरवाइज प्रोफेशनल बॉडी कुछ कुछ अलाउ कर रखिए, इनके साथ में आप पार्टनरशिप कर सकते हो और दूसरे सीएस के साथ में कर सकते हो। इसके अलावा किसी और के साथ पार्टनरशिप मत कर लेना, ठीक है। चलो देन आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो क्या है, इफ पीसीएस सिक्योर्स एनी प्रोफेशनल सर्विसेज। भाई आप एक प्रोफेशनल हो, अपनी डिग्निटी मेंटेन करो, काम आपके पास चलकर आना चाहिए, आपको ऐसे कटोरा लेके भीख नहीं मांगनी और किसी से काम दे दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको आपका काम, आपकी कैपेबिलिटीज, आपके एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज, इन सब के बेसिस पे आना चाहिए, मांगने मत जाना कि मुझे काम दे दो, ठीक है। तो वो वाली चीज है। लेकिन अब ठीक है, कुछ कुछ लोगों से तो आप मांग ही सकते हो ना, आपके पर्सनल है, आपको कोई एम्प्लॉय है, अगर आपको वो बता रहा है कि आप ऐसे ऐसे ये वाला काम कर लो, आपका पार्टनर है, या अभी जो हमने ऊपर एक्सेप्शंस रीड किए हैं, प्रोफेशनल बॉडी और वो सब, तो उनका अलाउड है। उनके अलावा किसी से काम नहीं मांगना है, ठीक है। खुद आएगा आपके पास काम चल के, आप इतने एक्सपोर्ट होना चाहिए। 6 वाला भी है, वो भी रिलेटेड है, सॉलिसिट। सॉलिसिट का मतलब क्या होता है, आप क्या दे रहे हो, लालच दे रहे हो, यानी
आप लोगों को लालच देके बुला रहे हो, सुन सुन मैं तेरा काम कर दूंगा इतने कम पैसे में, ठीक है, डिस्काउंट है, ये है वो है, या आप उसको ऐसे महान महान कहानियां बता रहे हो कि तुझे पता है मैंने मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस उसकी भी ऑडिट करी है, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मुझे ये है, मुझे वो है। मतलब ठीक है, तो प्रोफेशनल चीजें जो तुमने किया है वो बता सकते हो, पर एक क्या होता है हम किसी को लालच देते हैं, उससे हमें काम चाहिए ही होता है और हम बस पीछे ही पड़ जाते हैं हाथ धो के। जैसे हम पर्चे बांट रहे हैं रोड पे खड़े होके, सर्कुलर्स, एडवर्टीजमेंट, पर्सनली लोगों को बुला रहे हैं आप हमसे जो है वो सर्विसेज लो, ऐसे करो, तो ऐसे नहीं करना। क्योंकि देखो हम प्रोफेशनल बनने, तो प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करो ना, काम आपके पास आ जाएगा। पर अगेन एक्सेप्शन क्या देते हैं, अगर आप किसी दूसरे पीसीएस से, अब देखो हो सकता है कि कोई एक पीसीएस है उसके पास बहुत सारा काम है, बर्डन है ना, और वो काम को वो नहीं कर पा रहा है, तो उसके पास एक्स्ट्रा काम है, तो आपने उसको ऑफर कर दिया कि मेरे पास अभी मैं फ्री हूं, मुझे काम दे दे, तो वो ठीक है दूसरे पीसीएस से। या फिर जैसे टेंडर्स वगैरह आते रहते हैं, या फिर हमने बात की थी जैसे आपको याद होगा ऑडिट के भी टेंडर, 2 प्रोसेस थे ना, 1-to-1 एंड टेंडरिंग, तो उसमें आपने टेंडर फिल किया, तो वो सब चीजें अलाउड है, तब तो आप ठीक है ना, अपना प्रोफेशनल वर्क बता रहे हो। तो ये डायरेक्ट और एक प्रॉपर तरीका है टेंडर फिल करके और पीसीएस से लेके, ऐसे नॉर्मली एडवर्टीजमेंट मार्ट के ऐसे रोड पे मत खड़े हो जाना, ठीक है। तो जिससे भी प्रोफेशनल की रेपुटेशन खराब हो रही है या इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन खराब हो रही है, वो काम हम अलाउ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मेनली ये वही कह रहा है। इसके बाद में हम आते हैं क्लॉज नंबर 7। तो क्लॉज 7 आपको क्या बोल रहा है कि आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, मतलब देखो 5, 6 और 7 जो है ना, ये वो सब यही है कि आप है ना बहुत ज्यादा लालची हो रहे हो या आप डेस्परेट हो रहे हो काम के लिए, वो सब कुछ नहीं करना। तो क्लास 7 में क्या बोला है कि आप है ना आपके विजिटिंग कार्ड्स पे, आपके लेटर हेड्स पे आप क्या करते हो, एडवर्टीजमेंट इतना करते हो कि आपने आपके नाम के आगे सीएस लिख दिया, ठीक है, और आपने ब्रैकेट में है ना आपके प्रोफेशनल वर्क लिख दिए, वर्कड विद अंबानी, वर्कड विद टाटा, दिस दिस दिस, तो ये आपने सारा अपने वहीं पे लिख दिया। तो ऐसा काम नहीं करना है। आप सीएस हो, आप बस अपने नाम के आगे सीएस लगाओ, सीए हो सीए लगाओ, कोई आपके पास डिग्री जैसे एलएलबी वगैरह है तो आप वो लगाओ। तो आप जो है वो किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री अगर आपके पास में है वो लगा सकते हो, या आपके पास किसी और की मेंबरशिप है लाइक सीए हो या आप सीएमए हो तो आप वो लगा लो, और सीएस तो लगाओगे ऑब्वियसली। ये सब करना है, ऐसे एक्स्ट्रा राम कथाएं मत लिख देना मैंने ये किया था ये किया था ये किया था, फालतू बातें नहीं लिखनी है। चलो देन आते हैं क्लॉज नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्लॉज है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहाँ पे पढ़ चुके हैं, जब अपने चैप्टर नंबर 12 पढ़ा था। तो आपको याद हो अगर कोई भी सीएस कोई भी काम को एक्सेप्ट करता है, पीसीएस बेसिकली, तो वो सिचुएशन में कम्युनिकेट करेगा प्रीवियस इनकम्बेंट। अब वो चाहे ऑडिटिंग सर्विस हो चाहे वो अटेस्टेशन सर्विस हो, जो हमने पूरी लिस्ट पढ़ी है, तो वो उस सिचुएशन में पहले कम्युनिकेट करेगा, देन 7 डेज के लिए वेट करेगा, और उसके बाद ही वो क्या करेगा, आगे मूव फॉरवर्ड करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो अगर आपने नहीं किया तो हमने तब भी बात की थी मिसकंडक्ट में फॉल कर जाओगे, तो वो यहाँ पर है शेड्यूल 1 का पार्ट 1, रिमेंबर। ओके, 9th वाला भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 12 में ही आया था ये। आपको याद हो ऑडिटर फीस लेता है, तो हमने वहां पे बात की थी अगर वो फीस चार्ज कर रहा है परसेंटेज बेसिस पे या कंटिजेंट बेसिस पे, तो वो नहीं कर सकता। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कंपनी बोले कि इस बार है ना हमारी कंपनी में इतने प्रॉफिट्स हुए हैं तो आप उसका 10% ले लो, अगली बार प्रॉफिट्स अगर कम हो जाएंगे तो अगेन आपका परसेंटेज वाइज आपकी फीस कम हो जाएगी। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि कंपनी के प्रॉफिट्स हैं या आप इतनी इतनी सेल्स की चेकिंग कर रहे हो या आप इतने ट्रांजैक्शन की चेकिंग कर रहे हो तो उसके बेसिस पे हम आपको फीस देंगे, ऐसा आपको कोई भी काम नहीं करना है। तो परसेंटेज बेसिस पे आप फीस चार्ज करोगे क्या, नहीं करोगे, ठीक है। और कंटिजेंट बेसिस यानी डिपेंडेंट अपॉन फ्यूचर आउटकम। जैसे मान लो आपको कंपनी क्या बोल रही है कि अगर आपका क्लीन रिपोर्ट आया तो मैं फीस नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि क्लीन आई है ना, आपने क्या ही चेक किया, कोई गलती तो है नहीं कंपनी में। या फिर कंपनी क्या बोल रही है, अगर आपका डिस्क्लेमर आ गया ना तो भी हम फीस नहीं देंगे, आप ओपिनियन ही नहीं दे पाए, फीस किस बात की। तो यहाँ पे ओपिनियन देने की फीस थोड़ी ना थी, ऑडिट परफॉर्म करने की फीस थी ना। तो आप डिपेंड कैसे कर सकते हो किसी एक फैक्टर पे, ऐसा हुआ तो फीस मिलेगी, ऐसा हुआ तो फीस नहीं मिलेगी। तो उसको पता है ना कि अगर मैं डिस्क्लेमर दूंगा तो फीस नहीं मिलेगी, तो वो क्या कभी भी डिस्क्लेमर देगा, क्या वो ढंग से चेक करेगा, नहीं, तो वो बायस हो जाएगा। तो हमें वो काम नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए वो कंटिजेंट या परसेंटेज बेसिस पे चार्ज नहीं करेगा। देन आते हैं क्लॉज नंबर 10 पे। क्लॉज 10 में क्या बोला, सीएस के अलावा कोई काम नहीं करना है, सीएस का काम कर रहे हो दैट्स इट, प्रैक्टिस में हो और क्या चाहिए, कितनी लालच है भाई, सीएस का काम कर लो प्रैक्टिसिंग वाला।
लेकिन अगेन एक्सेप्शन क्या है कि एक प्रैक्टिसिंग सीएस एक कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, डायरेक्टर बनने के लिए मनाही नहीं है। और इसके अलावा क्या बोला है, आईसीएसआई ने कुछ कुछ जो है आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे आप पढ़ा सकते हो ट्यूटर्स, ठीक है, आप कोई बुक वगैरह लिख सकते हो, पेपर चेक कर सकते हो, पेपर सेट कर सकते हो, तो ऐसे कुछ जो है वो आईसीएसआई ने अलाउ कर रखे हैं, वो काम कर सकते हो। उसके अलावा लालच वालच नहीं करनी है, पीसीएस हो पीसीएस का काम कर लो, दैट्स इट। और चलते हैं लास्ट क्लॉज पे, क्लॉज नंबर 11। तो क्लॉज 11 क्या बोलता है कि अगर उसने किसी और बंदे को बोला कि तुम क्या करो, साइन कर लो, किसको, जो डॉक्यूमेंट मुझे चेक करना था। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कंपनी है एबीसी और इस कंपनी की एमजीटी 8, कल याद है हमने बात की थी एनुअल रिटर्न के बारे में, तो एमजीटी 8 जो है वो उस कंपनी की क्या हो रही है, चेक हो रही है, तो एक पीसीएस को उसको क्या करना है, सर्टिफाई करना है। तो अब यहाँ पे मिस्टर ए को सर्टिफाई करना है, वो किसी रैंडम बी पर्सन को बोल रहा है कि तुम है ना चेक करके मेरा साइन कर देना नीचे। काम किसको करना है, मिस्टर ए को। उसने बोल क्या दिया, बी को, कि तुम चेक करके सर्टिफाई कर दो। क्या ये चीज सही है, नहीं है। लेकिन अगेन यहाँ पे वो किसको अलाउ कर सकता है, अगर कोई पर्सन प्रैक्टिसिंग सीएस है, उसका पार्टनर है, तो अलाउ कर सकता है, एक्सेप्शन है। किसी रैंडम बंदे को बोल देगा तुम मेरे बिहाफ पे साइन कर देना, नहीं बोल सकता। तो ये अपने सारे क्लॉजेस थे पार्ट 1 में। ओके अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट सेकंड जो है, पार्ट सेकंड किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, सीएसएन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और इसमें 2 ही क्लॉजेस हैं, ठीक है। तो देखो जो अपना फर्स्ट क्लॉज है वो क्या कह रहा है कि अगर एक सीएस जो है अभी एम्प्लॉयमेंट में है, तो उसको जो भी टाइप का सैलरी या रेम्युनरेशन या इंसेंटिव्स कुछ भी मिल रहा है कंपनी में से, तो उसको यहाँ पर क्या बोला गया है, उसका ग्रॉस रेम्युनरेशन। तो अगर एक सीएस अपने ग्रॉस रेम्युनरेशन में से, यानी टोटल जो भी उसको पेमेंट रिसीव हो रहा है कंपनी से, अगर वो उस सैलरी में से, उस रेम्युनरेशन में से कोई भी शेयर किसी को भी दे रहा है, ठीक है। जैसे आपको याद है हमने पार्ट 1 में क्या बात की थी कि उसको जो भी पैसा रिसीव हो रहा है प्रॉफिट्स या फीस, उसमें से वो शेयर दे रहा है। अब यहाँ पे वो किस में से शेयर दे रहा है, उसके सैलरी या रेम्युनरेशन में से शेयर दे रहा है। तो अगर वो किसी को भी शेयर दे रहा है तब भी वो गिल्टी हो जाएगा, यानी आपका पैसा है, आपको किसी और के साथ में भी उसका डाइवर्जन नहीं करना है, ठीक है। चलो क्लॉज नंबर 2 देखो, सिंपल सा है, क्या कह रहा है। अब यहाँ पे देखो जिस कंपनी में वो एम्प्लॉयड है, उस कंपनी का लॉयर, सीएस, कोई दूसरा ब्रोकर, एजेंट, कस्टमर, यानी वो जिस कंपनी में काम कर रहा है, जो एम्प्लॉयर कंपनी, उसके ये सारे कनेक्टेड लोग, ठीक है। तो उस कंपनी का लॉयर हो गया, सीएस हो गया, एजेंट हो गया, या उस कंपनी का कस्टमर हो गया, अगर वो उनसे कुछ भी टाइप का फीस या रेम्युनरेशन या प्रॉफिट या गेन रिसीव कर रहा है, चाहे एज अ कमीशन, चाहे ऐसा नॉर्मल आपको दे दिया फीस का कोई पोर्शन, परसेंटेज वगैरह, तो भी आप मिसकंडक्ट में लायबल हो जाओगे। यानी आपकी कंपनी थी, आप उस कंपनी में एम्प्लॉय हो, और उस कंपनी के साथ जो इतने सारे कनेक्टेड लोग हैं, आप उनसे किसी भी टाइप का फीस या प्रॉफिट या कमीशन ले रहे हो, तो हम क्या शक कर सकते हैं कि यार इसने ना कुछ इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल तो नहीं लीक कर दी, या इसने कुछ गलत काम तो नहीं सपोर्ट कर दिया, ठीक है, या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो आप इन सब लोगों से किसी भी टाइप का फीस, प्रॉफिट, रेम्युनरेशन क्यों ले रहे हो, कहीं आप इनके साथ में मिलकर कोई अलग से तो काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि कंपनी के जितने भी सब कनेक्टेड लोग हैं, इन सारे कनेक्टेड पीपल से आपको कोई भी टाइप का फीस, रेम्युनरेशन, प्रॉफिट, गेन, कमीशन कुछ भी रिसीव नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 क्लॉजेस एप्लीकेबल होते हैं, किसके ऊपर, सीएसएन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, पार्ट 3। जो पार्ट 3 है वो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, प्रैक्टिसिंग पे भी और एम्प्लॉयमेंट पे भी, और इसमें 3 क्लॉजेस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्लॉज तो एकदम सिंपल है कि आप एफसीएस नहीं हो, पर आप खुद को शो कर रहे हो आप एफसीएस हो, ठीक है। 5 साल आपको हो जाते तो आप एफसीएस की मेंबरशिप ले सकते हो, लेकिन अगर आप एफसीएस नहीं हो और आप शो करोगे, तब भी आप लायबल हो जाओगे मिसकंडक्ट में। क्लॉज नंबर 2 क्या कहता है, भाई आपसे कोई भी टाइप की इंफॉर्मेशन मांगी, किसने, अपने इंस्टीट्यूट ने मांगी, इंस्टीट्यूट की कोई कमिटी ने मांगी, डिसिप्लिनरी कमिटी है अपने, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन है अपने, या क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है, तो उसने आपसे कोई भी टाइप की इंफॉर्मेशन मांगी है और आपने इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है, ठीक है। तो जब वो आपसे मांग रहे हो तो इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, मतलब बदतमीज हो आप, ठीक है, आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को नहीं मान रहे हो, तो फिर उस सिचुएशन में भी आप मिसकंडक्ट में फॉल करोगे,
ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लॉज पे। अब यहाँ पर क्या बोला है, आप इंफॉर्मेशन जो है वो फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। किसके सिचुएशन में, मान लो कोई आपको याद है हमने जो क्लॉज नंबर 1 में बात की थी कि हाँ ठीक है टेंडर हो गया या कोई दूसरा सीएस आपको वर्क दे रहा है, क्लॉज नंबर 6 याद करो, ठीक है, या कोई इंक्वायरीज वगैरह है, तो आप उस सिचुएशन में आप वहां पे अप्लाई कर सकते थे, एक्सेप्शन में था। अब आप वहां पे अप्लाई कर रहे हो, अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, इंफॉर्मेशन देना आपको अलाउ करा, लेकिन आप इतने डीठ आदमी हो कि आप फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो। इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने आपको अलाउ किया, तो भाई ढंग की इंफॉर्मेशन दे दो ना, गलत इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हो? जो चीज आप हो ही नहीं, जो एक्सपीरियंस आपके पास में है ही नहीं, जो आप काम आपने किया ही नहीं है, आप वो गलत गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो भी उस सिचुएशन में आप मिसकंडक्ट में फॉल कर जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्लॉज नंबर 3। ओके, अब हम देखने वाले हैं शेड्यूल 1 का जो हमारा लास्ट पार्ट है, दैट इज पार्ट 4 विच इज एप्लीकेबल टू बोथ यानी कि दोनों आ जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट वाला भी आ जाएगा एज वेल एज प्रैक्टिसिंग सीएस भी आ जाएगा। तो क्लॉज नंबर 1 क्या कह रहा है कि अगर एक सीएस जो है उसने कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, मॉरल टर्पिट्यूड हो गया, कोई भी अदरवाइज ऑफेंस हो गया, और उस ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है, मैक्सिमम 6 महीने, तो वो वहां पर तो उस एक्ट में तो लायबल है ही है, एज वेल एज वो यहाँ पर भी लायबल हो जाएगा, ठीक है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पे। और हमारा क्लॉज नंबर 2 क्या कह रहा है कि अगर आपने कोई भी ऐसा बदतमीजी वाला काम किया है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे आईसीएसआई की या हमारे सीएस के प्रोफेशन की डिसरेप्यूट हो रहा है, रेप्यूटेशन खराब हो रहा है, तो रेप्यूटेशन को हार्म करोगे तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। चाहे आप अपने प्रोफेशनल वर्क में रेपुटेशन खराब कर रहे हो, चाहे आप नॉर्मली जाके मान लो दंगे वंगे कर रहे हो, ठीक है, तो नाम क्या आता है, ऐसे होते हैं क्या, सीएस। तो बेसिकली अगर आपकी वजह से रेपुटेशन पे हार्म आ रहा है तो भी आप मिसकंडक्ट में फॉल कर जाओ, ठीक है। तो इसके साथ तो जो अपना पार्ट नंबर 1 था वो होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं सेकेंड वाले स्केड्यूल पे। शेड्यूल 1 हो गया कंप्लीट। अब जो सेकेंड वाला स्केड्यूल है, सेकेंड स्केड्यूल हमारा किससे रिलेट करता है, जो थोड़े से सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हैं, ठीक है। शेड्यूल 1 का जो था चारों पार्ट्स हमने पहले देख लिए हैं, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं शेड्यूल 2। तो जो शेड्यूल 2 है उसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, हमारे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसमें 10 क्लॉजेज हैं। सबसे पहले हम लोग क्लॉज नंबर 1 देख लेते हैं। अब आपको याद होगा कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है और वो अगर आप लीक कर देते हो तो आपने क्या ब्रीच किया, कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच किया, तो फिर आप लायबल हो जाओगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो फर्स्ट वाला क्लॉज वही कहता है। क्लॉज नंबर 2 क्या कह रहा है, बेसिकली आपने किसी ऐसी रिपोर्ट पे किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई कर दिया, अपना साइन कर दिया उसके ऊपर, जो आपने चेक ही नहीं किया था। मतलब आपने रैंडमली कोई भी डॉक्यूमेंट है जो आपने देखा ही नहीं है पर आपने सर्टिफाई कर दिया उस पे कि हाँ मैंने ये चेक किया है, तो वो तो चीज गलत है ना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस है। अगर या तो आपने खुद ने उसको चेक किया हो, या आपके पार्टनर ने चेक किया हो, या आपके किसी एम्प्लॉय ने चेक किया हो, या किसी दूसरे पीसीएस ने चेक किया, आप उसको जानते हो, तो अगर इन लोगों ने एग्जामिन करा है तो आप सर्टिफाई कर सकते हो, क्योंकि इन पे ट्रस्ट करते हो, आप आपके अंडर में है, आपके साथ वाले हैं। लेकिन इनके अलावा किसी और ने चेक किया और आपने उस पर साइन कर दिया, तो क्या वो चीज सही है? नहीं, आपको खुद को चेक करना है, उसके बाद ही आपको सर्टिफाई करना है, या फिर ये एक्सेप्शन चेक करेंगे उसके बाद ही आपको सर्टिफाई करना है। ओके, अब चलते हैं क्लॉज नंबर 3। क्लॉज 3 क्या कह रहा है कि देखो एक कंपनी है, एक कंपनी ने कुछ मान लो ऐसी चीज लिखी है जो फ्यूचर में होने वाली है। लेट्स से कंपनी है, कंपनी का किसी एक दूसरी पार्टी के साथ में केस चल रहा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, उस वाले केस के डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए और आपने एक डॉक्यूमेंट के ऊपर रिटन में लिख कर दे दिया और आपका साइन कर दिया कि कंपनी ये केस जीतेगी 110%। अगर मैं किसी डॉक्यूमेंट पे अपना साइन कर रही हूं तो इसका मतलब ये है ना कि मैं उस चीज पे अपनी श्योरिटी दे रही हूँ कि हाँ ऐसा होगा ही होगा। अब क्या आप इतनी श्योरिटी से कह सकते हो कि हाँ कंपनी केस जीतेगी? या मान लो कि कंपनी कोई नया एक्सपेंशन वगैरह कर रही है, ठीक है, और उसमें कंपनी ने बोला कि हम 100 करोड़ रुपए मिनिमम अर्न करेंगे ही करेंगे। अब कुछ भी हो सकता है ना यार, लॉसेस भी आ सकते हैं, कोई कैलामिटी भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा ही होगा। आप इतने श्योरिटी से कैसे कह सकते हो? तो यहाँ पे कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसपे कंपनी ने या किसी ने कुछ लिख कर दिया है जो फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है, आपको श्योरिटी नहीं है, और अगर आप उस पे आपका या उसके अपने फर्म का साइन कर रहे हो, उसका मतलब क्या है, आप उस डॉक्यूमेंट की जो वैलिडिटी है
उसको क्या कर रहे हो, वाउच कर रहे हो, यानी आप एक्यूरेसी कि हाँ मैं कह रहा हूं ये फॉरकास्ट 100% करेक्ट है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप भगवान तो नहीं हो ना। इतने बड़े बड़े रिसर्च एंड एनालिस्ट होते हैं, वो भी क्या कहते हैं कि यार 90% चांसेस है होगा, 10% नहीं है, और आपने तो साइन करके उसको 100% ने क्लियरेंस दे दिया कि हाँ ऐसा ही होगा। तो ऐसे किसी डॉक्यूमेंट में आपको साइन नहीं करना है जो अनसर्टेन है, जो फ्यूचर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो फिर आप मिसकंडक्ट में फॉल कर जाओगे। देन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आपने ये वाला भी पहले पढ़ रखा है, आपको याद है, अगर हमारा सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, खुद का, फर्म का या हमारे किसी पार्टनर का, तो हम वो ऑडिट या वो सर्टिफिकेशन एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं। अगर आपने वो एक्सेप्ट कर लिया, अपना ओपिनियन दे दिया और आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो आप किस में फॉल करोगे, मिसकंडक्ट में फॉल करोगे, ठीक है। तो ये भी अलाउड नहीं है। देन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पर क्या है कि आप क्या कर रहे थे, कोई भी ऑडिट कर रहे थे, कोई भी अटेस्टेशन सर्विसेज कर रहे थे, और कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मटेरियल फैक्ट है, मैं पता है ना मटेरियल चीजें हैं तो वो आपको डिस्क्लोज करनी होती है। तो अब मटेरियल फैक्ट है जो आपको लगता है कि डिस्क्लोज करना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कंपनी के बारे में। जैसे मान लो कंपनी फ्यूचर में कुछ करने वाली है, या कुछ चांसेस है कि कंपनी के ऊपर केस हो सकता है, ऐसा कुछ भी, और आपको बताना चाहिए था लेकिन आपने नहीं बताया, तो भी आप मिसकंडक्ट में फॉल करोगे, ठीक है। तो क्लॉज नंबर 5, क्लॉज नंबर 6 एकदम सेम है, बस यहाँ पे हमने क्लॉज 5 में जो टर्म यूज किया है वो क्या टर्म यूज किया है, मटेरियल फैक्ट। क्लॉज नंबर जो 6 है वहां पे जो टर्म है दैट इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यहाँ पर कोई फैक्ट आपको बताना चाहिए था, आपने नहीं बताया। 6 वाले में क्या बोला है, कंपनी ने कोई मिस स्टेटमेंट है, कोई फ्रॉड किया है, कोई बहुत बड़ा एरर है जो आपको बताना चाहिए था पर आपने नहीं बताया। तो चाहे मटेरियल फैक्ट नहीं बताया, कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है वो आपने नहीं बताया, तो दोनों ही केस में आप किस में फॉल करोगे, मिसकंडक्ट में फॉल करोगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्लॉज नंबर 7। क्लॉज 7 क्या बोल रहा है, भाई ढंग से काम नहीं करते हो आप, बहुत ही लापरवाही करते हो, ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो, ड्यू डिलिजेंस से काम नहीं कर रहे, केयर से काम नहीं कर रहे, प्रॉपर चेकिंग नहीं करी, ढीले पड़ गए, कर लेंगे, या किसी ने भी बोला, किसी की भी बातों में आ गए, अपना दिमाग नहीं लगाया, तो ऐसे बेवकूफों वाले काम करोगे तो भी किस में फॉल कर जाओगे, मिसकंडक्ट में फॉल कर जाओगे। देन आता है क्लॉज नंबर 8। क्लॉज 8 क्या कहता है, देखो हमने ये कितनी बार पढ़ा है कि आपको हर एक चीज के जितने एविडेंसेस हो सके उतने आपको एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, उतनी आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है। लेकिन आप आलसी रह गए, आपने कोई भी एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और आपको लगता है ठीक है बहुत है, इसके बेसिस पे ओपिनियन बन जाएगा, जबकि अगर आप एक्चुअल में 2 से 3 चीजें या 2 से 3 एविडेंसेस और कलेक्ट करते तो आपका ओपिनियन कुछ और आता। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ओपिनियन बनाने से पहले आपको जितनी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए थी आपने उतनी नहीं ली, आपने लापरवाही कर दी, नेग्लिजेंस शो कर दिया, और आपने कम इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका ओपिनियन कुछ और आना चाहिए था और कुछ और आ गया। मान लो मैंने एक एविडेंस कलेक्ट किया, उसके बेसिस मुझे कंपनी सही लग रही है, तो मैंने बोल दिया कि ठीक है छोटे मोटे फॉल्स हैं, कंपनी बाकी ठीक है, मेरा ओपिनियन मैं क्वालिफाइड दे देती हूँ। लेकिन अगर मैं 2 से 3 लोगों से और बात करती ना, थर्ड पार्टी से, तो मुझे पता चलता कि यार कंपनी जो है वो गलत है, तो मुझे अपना क्वालिफाइड नहीं, मुझे एडवर्स ओपिनियन देना चाहिए था, लेकिन मैंने दे कौन सा दिया, क्वालिफाइड। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की, इस वजह से जो मेरा ओपिनियन आया है वो गलत आया ना। अगर मैं सफिशिएंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती तो मेरा ओपिनियन चेंज हो जाता, तो ये तो गलत हो गया ना, पर्पस ही डिफीट हो गया आपके ऑडिट का, ठीक है। आपका ओपिनियन ही गलत आ रहा है बिकॉज आपने क्या करा है, इंफॉर्मेशन प्रॉपर कलेक्ट नहीं करी है, तो वो वाली चीज यहाँ पे आप मिसकंडक्ट में फॉल करोगे। देन क्लॉज नंबर 9। अब देखो कंपनी के ऊपर बहुत सारे क्या एप्लीकेबल होते हैं, प्रोसीजर्स एप्लीकेबल है, जैसे कंपनी के ऊपर एसएस एप्लीकेबल होते हैं, कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो अब कंपनी के ऊपर इतनी सब चीजें रिलेटेड टू सीएस वाला काम, सेक्रेटेरियल वाला काम, वो एप्लीकेबल हो रही हैं। अब मान लो कंपनी ने वो फॉलो ही नहीं करा, कंपनी ने कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं करा, कंपनी ने एएस फॉलो नहीं करे, इंड एस फॉलो नहीं करे, ठीक है। तो कंपनी ने बेसिकली जो है वो क्या क्या चीजें फॉलो नहीं करी है जो उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली किसकी बात हो रही है, सेक्रेटेरियल, क्योंकि हम यहाँ पे सीएस का मिसकंडक्ट पढ़ रहे हैं, तो एएस, इंड एस वगैरह जो है वो सीए के लिए जाएगा। तो यहाँ पर अगर एसएस या कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस आपने नहीं किया है और सीएस ने उस वाली बात पे फोकस ही नहीं किया, बताया ही नहीं,
ठीक है। कंपनी का क्या था, मटेरियल डिपार्चर, कंपनी ने नहीं फॉलो किया, पर आप बता भी नहीं रहे हो तो आपकी भी गलती है। ठीक है, तो ये हो गया क्लॉज नंबर 9। देन क्लॉज नंबर 10 हमारा क्या है कि देखो, हो सकता है कि जो आपका क्लाइंट है उस क्लाइंट ने आपको कुछ पैसे दे दिए हो कि ठीक है हमारा केस चल रहा है या ये फॉर्म फाइलिंग होती रहती है, तो आप है ना हमारा ये पैसा ले लो, हम आपको, ये फीस नहीं है। रिमेंबर, क्लाइंट ने अपना काम करने के लिए आपको क्या दिया, कुछ सेपरेट पैसा दे दिया। क्या ये केस चल रहा है, इस केस के जितने भी लीगल एक्सपेंसेस हैं हम आपको बार बार पे करें, इससे अच्छा है कि हम आपको ही दे देते हैं, आप ही उस पैसे से पे करते रहना। ठीक है, या हमने फॉर्म की जो भी फीस वगैरह एप्लीकेबल होती है आप ही रख लो, आप ही फीस पे करते रहना हमारे बेहाफ पे। तो हमने, क्लाइंट ने बेसिकली अपना काम करने के लिए पैसा दे दिया, वो फीस नहीं है। रिमेंबर, फीस के अलावा जो क्लाइंट का पैसा है जो कुछ काम करने के लिए दिया है, तो आप उस पैसे को कहाँ रखोगे, सेपरेट अकाउंट में। मिक्स मत कर देना अपने पैसे के साथ में, वो क्लाइंट का पैसा है, क्लाइंट के काम के लिए यूज होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप उसको सेपरेट अकाउंट में मेंटेन नहीं कर रहे हो या आप उसको रीजनेबल टाइम में नहीं यूज करते हो, ठीक है, जैसे क्लाइंट ने बोला था कि 2 महीने के लिए आपको फॉर्म फिल करना है और उसका पैसा है, तो आपने नहीं किया, तो भी आप क्या कर रहे हो, मिसकंडक्ट, क्योंकि क्लाइंट का पैसा है और आप उसका मिसयूज कर रहे हो या ढंग से यूज नहीं कर रहे हो, तो भी आप मिसकंडक्ट में फॉल कर जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ओके, अब जो अपना पार्ट 2 है शेड्यूल सेकंड का, वो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है और इसमें 4 क्लॉजेस हैं। तो फर्स्ट वाला तो एकदम सिंपल सा है, अगर आपने सीएस एक्ट का नॉन कंप्लायंस किया, जो आपके ऊपर रेगुलेशंस वगैरह एप्लीकेबल हो रहे हैं, काउंसिल ने, आईसीएसआई ने जो भी गाइडलाइंस दी हैं, आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हो बेसिकली, तो आप लायबल हो जाओगे। देन क्लॉज नंबर 2 क्या कह रहा है, आप क्या हो, एम्प्लॉयमेंट में हो। ठीक है, और आपने क्या करा, जो भी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल थी और वो आपको मिली थी और वो आपने क्या कर दी, डिस्क्लोज कर दी। वो आपको याद है हमने पार्ट 1 में जो पॉइंट नंबर 1 पढ़ा था, क्लॉज 1, वहां हमने प्रैक्टिसिंग सीएस की बात की थी कि उसने कॉन्फिडेंशियल वाले लीक कर दी, तो एम्प्लॉयमेंट वाले के लिए वो बच गया ना, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियल वाला पार्ट 1 में किसका आया था, पीसीएस का, जो रिमेनिंग एम्प्लॉय वाला बच गया है वो इन्होंने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, देन जो अपना क्लॉज 3 है उसमें क्या है कि काउंसिल ने, आईसीएसआई ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डिसिप्लिनरी कमेटी या क्यूआरबी, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया है, आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी है। तो याद है हमने जो शेड्यूल 1 में बात की थी, वहां पे आपने इंफॉर्मेशन दी ही नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, आपने इंफॉर्मेशन दी तो है लेकिन गलत, वहां पर तो दी ही नहीं थी, तो ठीक है इतना ऑफेंस नहीं था। यहाँ पर इंफॉर्मेशन गलत दी है, फॉल्स दी है, तो आप सेकंड शेड्यूल में फॉल कर जाओगे। ठीक है, एंड जो अपना क्लॉज 4 है उसमें क्या है कि आपको कोई भी पैसा रिसीव हुआ है प्रोफेशनल कैपेसिटी में, जैसे अगेन आपको कोई क्लाइंट ने पैसा दिया कि मेरा ये काम कर लेना, और आप उसका वो काम नहीं करके एम्बेजलमेंट कर रहे हो, यानी जिस पर्पस के लिए आपको पैसा मिला था आपने उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया, उसको गलत किसी पर्पस में, इलीगल कामों में आपने लगा दिया या गलत पर्पस के लिए यूज किया। ठीक है, वहां पर क्या था, आपने प्रॉपर बैंक में मेंटेन नहीं करा या आपने टाइम पे उसको यूज नहीं करा। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये आपने उस पैसे को गलत जगह पे लगा दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर फॉल करोगे। चलो, और फिर आता है अपना लास्ट, जो कि दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, पार्ट 3। तो ये जो है वो सेम है जो अपना पार्ट 4 था। ठीक है, किसका, शेड्यूल 1 का। वहां पर क्या था, अगर आपने कोई भी ऑफेंस किया और आपकी पनिशमेंट अप टू 6 मंथ्स है तो आप वहां फॉल करोगे। अब अप टू 6 मंथ्स वहां थी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सीडिंग 6 मंथ्स। तो अगर आपकी एक्सीडिंग 6 मंथ्स है तब आप कहां पर फॉल कर जाओगे, तब आप यहाँ पर शेड्यूल 2 में फॉल करोगे। ठीक है, चलो अब अपना एक लास्ट टॉपिक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। अगर फाइल नहीं किया तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा पहले देख चुके हैं, थोड़ा सा रिपीट हुआ है वापस। यहाँ पे क्या बोला, सबसे पहले जो कॉन्सिक्वेंस है वो डायरेक्टर के लिए आएंगे। तो डायरेक्टर के लिए हमें यहाँ पर क्या दे रखी है, पेनल्टी, कि वही पेनल्टी है जो हम पहले भी देख चुके, तो वो सेम पेनल्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पेनल्टी गिवन है। देन क्या बोले, डायरेक्टर का क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन, पेनल्टी फॉर मिसस्टेटमेंट, अगर आपको याद हो सेक्शन 448, ठीक है, और 447 में पेनल्टीज गिवन है, तो वो लायबल होगा, और जो मेंबर्स हैं वो आपके ऊपर क्लास एक्शन सूट्स भी फाइल कर सकते हैं। देन हमें पेनल्टी गिवन है कंपनी वाली, जो हम अगेन पहले देख चुके हैं। इसके बाद में क्या बोला है, अगर आपको याद हो कि अगर एक कंपनी कंटिन्यू 5 सालों तक कॉन्जिक्यूटिवली क्या फाइल नहीं कर रही है, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रही है, तो सेक्शन 271 जो है उसमें आपका वाइंडिंग अप भी किया जा सकता है बाय ट्राइब्यूनल। ठीक है,
और उसके बाद में अगर आपको याद हो डोरमेंट कंपनी के, अगर आपने 2 सालों तक फाइल नहीं करी है कॉन्सिक्यूटिव, तो आपको क्या मान लिया जाएगा, इनएक्टिव कंपनी, फिर वही डोरमेंट के लिए आपकी एप्लीकेशन लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे वही वाली चीज बोल रखी है। तो ये सारे प्रोविजन जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। और फिर हमने एक बात पढ़ी थी कि जो आपका ऑफेंस रहता है नॉन फाइलिंग वाला, वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, तो आप उसको कंपाउंडिंग करवा सकते हो अपना जो भी आपका पेनल्टी है उसको पे करके, और उसके प्रोविजन सेक्शन 441 में ये मैंने, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एनुअल रिटर्न वाले टॉपिक है, MGT 7 और MGT 8, तो उसको तो आप बहुत अच्छे से देख लेना। रिमेनिंग टॉपिक्स जो है वो उतने रिलेवेंट नहीं है, उतने ज्यादा जितना MGT 7 और MGT 8 है। चलो।